नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन जियोग्राफी बोले तो भारत का भूगोल आज से ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सीईटी ग्रेजुएशन के एग्जाम में किस प्रकार आपको इंडिया जीके पूछा गया था। हालांकि सीईटी 10+2 में आपको इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़नी, इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़नी, लेकिन आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है और वो आपसे अच्छे लेवल की भी पूछी जाएगी, कथन निष्कर्ष की तरह पूछी जाएगी। तो उस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, सीईटी में अच्छा स्कोर करना है, ऐसा नहीं कि सीईटी में आपको केवल 40% लाने, अब तो 40% ले आओगे फिर वीडियो पटवार में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आपको वास्तव में सरकारी नौकरी लगना है तो अभी से ही लग जाइए वीडियो पटवार की तैयारी, सीईटी अपने आप पास हो जाएगी। हमको कितने लाने हैं सीईटी में? लगभग 70 से 80% लाने हैं। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं ताकि हमारा पटवार और वीडियो में भी सिलेक्शन हो सके, न कि केवल एक सीईटी पास करनी है। हमें सीईटी पास करने से कुछ नहीं मिलने वाला। 40% कोई भी ले आता है प्यारे विद्यार्थियों, नेगेटिव मार्किंग है नहीं यहां पर। तो जो भी कुछ थोड़ा मोटा भी पड़ता है वो भी सीईटी में 40% लेकर आ जाएगा। लेकिन वीडियो पटवार में 40% से काम नहीं चलेगा, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए। जिस प्रकार जूनियर अकाउंटेंट का पेपर आया था, कितना हार्ड पेपर आया था और कट ऑफ देख लीजिए उसकी कितनी गई है। इसी प्रकार एलडीसी की जाएगी, राजस्थान पुलिस की जाएगी, संगणक की गई थी। यानी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, व्याख्या सहित पढ़ना है, वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। और जिस किसी भी अभ्यर्थी ने, जिस किसी भी साथी ने आज से क्लास लगाना हमारे साथ स्टार्ट कर दिया और रेगुलर लगाता है ना, तो इंडियन जियोग्राफी में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिस प्रकार आपका राजस्थान जीके में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता हमसे पढ़ने के बाद, क्योंकि आपको मैं क्या करवाता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं, वो भी टॉपिक वाइज, एकदम टॉपिक वाइज करवाता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो चाहे कौन सा भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से संगणक के एग्जाम में किस प्रकार पूछे गए, पटवार के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, आरएएस में, यानी किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए। जिस टॉपिक में जिस एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं राजस्थान जीके के। वो चाहे इंडियन जियोग्राफी नहीं, राजस्थान की जियोग्राफी हो, वो चाहे हमारा राजस्थान का इतिहास हो, वो चाहे राजस्थान की कला संस्कृति हो, केवल राजवंश टॉपिक को छोड़कर सारा राजस्थान जीके करवा रखा है। और सीईटी में एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का बाहर नहीं गया। और यहां से ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कहीं से भी राजस्थान जीके का क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। वो चाहे कौन सी भी कोचिंग हो, वो चाहे छोटी कोचिंग हो, वो चाहे बड़ी कोचिंग हो, तो पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा सभी से। जी हां प्यारे साथियों, कहीं से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो सभी से आएंगे, लेकिन समझना कहां है, बहुत ही अच्छे तरीके से, जहां से आपको समझ में आए वहां से हमको पढ़ना है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। रेगुलर क्लास होने वाली है और रेगुलर आपको लगानी भी है। अगर वास्तव में आप इंडियन जियोग्राफी तैयार करना चाहते हो और एग्जाम के लेवल की तैयार करना चाहते हो ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1, नई ऊर्जा नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और मोटिवेशन देखिए क्या है आज का मोटिवेशन, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। जी हां, कल के बारे में कभी मत सोचिए कल क्या होगा, आज की सोचिए, अभी की सोचिए कि आप अब कितना पढ़ रहे हो और दूसरा साथी कितना पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सीईटी ग्रेजुएशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता। पहले तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि नहीं गुजरता, और क्या नहीं गुजरता, प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता। तो पहले हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा भौतिक प्रदेश वाला, उसके बाद नदियां, जिले, नदी परियोजना, बांध सभी आ जाएंगे। यह है हमारा सामान्य परिचय।
तो देखिए क्या पूछा है, हमें प्रधान देशांतर रेखा के बारे में पूछा है। कौन सी रेखा? प्रधान देशांतर रेखा के बारे में। और उसे किस नाम से भी जाना जाता है? भारत का मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत की मानक समय रेखा यानी ICT, भारतीय मानक समय रेखा, ICT के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? प्रधान देशांतर रेखा को। और हमें क्या पूछा है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती। तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये गुजरती है हमारे 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। और नाम याद रख लीजिए, सबसे पहले आपको यूपी याद रखना है, उसके बाद MP याद रखना है आपको, उसके बाद कौन से राज्य से गुजरती है? ये छत्तीसगढ़ राज्य से भी गुजरती है। कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है। और कौन से राज्य से? ओडिशा राज्य से गुजरती है। ओडिशा राज्य से भी गुजरती है। और ये गुजरती है आंध्र प्रदेश से। बस ये 5 राज्य याद रख लीजिए। इन 5 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? प्रधान देशांतर रेखा, जिसे हम ICT या भारत की मानक समय रेखा भी कहते हैं। और इसमें पूछ ले कि कौन सी रेखा ये? 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्व से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्व से होकर गुजरती है। कौन सी? भारत की मानक समय रेखा। तो देखिए, तमिलनाडु से गुजरती है क्या? तो श्रीमान तमिलनाडु से तो नहीं गुजरती। क्या मध्य प्रदेश से गुजरती है? जी श्रीमान मध्य प्रदेश से गुजरती है। क्या छत्तीसगढ़ से गुजरती है ये? जी श्रीमान ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है क्या? तमिलनाडु। तमिलनाडु से भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती। तो देखिए, सारी व्याख्या बता दी बाप को। अब क्वेश्चन किस प्रकार घुमाकर पूछ सकता है? वर्तमान एग्जाम के अनुसार जो CET ग्रेजुएशन का हुआ था उसके अनुसार किस प्रकार पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है? क्या ये बात सही है? जी श्रीमान बिल्कुल सत्य है कि भारत की मानक समय रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या ये बात सही है? अब नीचे आ जाएंगे। कथन 1 सत्य है, कथन 1 और 2 सत्य है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, और कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि कथन 1 तो सही बोला था मैंने 82.5 डिग्री वाला, लेकिन कथन 2 मैंने क्या बोला था कि ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गलत है। तो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये तमिलनाडु से नहीं गुजरती। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। अब आती हमारी कर्क रेखा। ये लीजिए, और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन हाउसकीपर 2022 में पूछा गया, और ये अब की बार CET ग्रेजुएशन में हर शिफ्ट में लगभग पूछा ही गया था। कर्क रेखा से संबंधित है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो श्रीमान 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कथन वालों में ये दोनों आपको तुलना कर भी दे सकता है एग्जामिनर। तो देखिए, ये 8 राज्य कौन कौन से जहां से कर्क रेखा गुजरती है उसकी ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। गमछा पता है ना क्या होता है? जो हम गले के अंदर डालते हैं ना, साफा हम जिसे कहते हैं, साफा भी कहते हैं, गमछा भी कहते हैं, कोई उसे और भी कह देता है। कपड़ा भी कपड़े की तरह होता है ना, जो साफा होता है, गमछा। मित्र पर गमछा झार, यानी मित्र पर गमछा झार, ये है इसकी ट्रिक। 8 राज्य, यानी मी से क्या हो जाएगा यहां पर? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मी से मिजोरम आपको याद रखना है। त्र से त्रिपुरा याद रखना है। त्र से क्या याद रखना है आपको? त्रिपुरा। पै से पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पै से पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। रै से राजस्थान, रेजे राजस्थान। गै से गुजरात, गै से गुजरात। मैं से मध्य प्रदेश। छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और झार से क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
मित्र पर गमछा झार, मित्र पर है गमछा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो देखिए कर्क रेखा नहीं गुजरती, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपसे और किस प्रकार पूछा जा सकता है? देखिए जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है यानी जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए किस प्रकार पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य बताना है आपको, सत्य है। नंबर 1, कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान नहीं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर आपको कथन नंबर 2 दे दिया कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 3 नंबर दे दिया कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है, केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है दोनों रेखाएं, ये आपको दे दिया। और कथन नंबर 4 आपको दे दिया, क्या? कथन नंबर 4 आपको दे दिया, कथन नंबर 4 मान लीजिए कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। यहां ली ये भी क्वेश्चन आ गया, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। तो सत्य कौन सा है? पहला सत्य क्या? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। श्रीमान बिल्कुल सही है, ये तो सही दे रखा है हमें, 8 राज्यों से, मित्र पर गमछा जार। फिर देखिए भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, क्या? ठीक है जी, ये भी सही है। तो सर ये तीसरा कथन क्या आ गया? ये तो घुमाकर पूछ लिया आपने तो कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखाएं केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या ये बात सही है? जी श्रीमान, ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि ये रेखाएं एक तो मध्य प्रदेश से और एक छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से दोनों रेखाएं गुजरती है। केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां से प्रधान देशांतर रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। यानी ये कथन भी क्या हो गया? सत्य हो गया। 4 नंबर कथन क्या है? राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, तो ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? कौन से क्रम का है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, ये हमें बताना है कि कौन से क्रम का बड़ा देश है। तो इसकी भी ट्रिक है, और ट्रिक क्या है ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। चीन क्या कह रहा है? चीन कह रहा है कि मैं तो अब भारत पर आक्रमण करूंगा, लेकिन भारत वाले क्या कह रहे हैं? बस 1 मिनट रुक फिर आ जा, यानी रुक चीन। क्या कह रहे हैं? रुक चीन अब आ, रुक चीन अब आ भारत, अब आ जा भारत, अब देख ले तने नी मैं आवा, बस आ बात कही है कने भारत कही है तो तू आ जाइए बुंडे नी मैं आवा चाल के देख, रुक चीन अब आ भारत। हमें केवल याद करना है, तो किसी प्रकार याद रख लीजिए, रुक चीन अब आ भारत। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे आया भारत। किस पर? 7 नंबर पर। सबसे बड़ा रुक कैसे क्या रूस से क्या बन गया? रूस। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। और भारत कौन सा हो गया? 7वां बड़ा देश हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया ना? रुक चीन अब आ भारत। और कर्क रेखा की मित्र पर गमछा झार कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन से? रिवीजन कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन से राज्य? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां स्थान हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। हमें क्या पूछा गया है? अक्षांशीय विस्तार पूछा गया। किसका? भारत का हमें अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर में आएगा अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तर उत्तर ठीक है, उत्तर उत्तर ठीक है। तो पूर्व वाला कट जाएगा, उत्तर उत्तर ठीक है, यानी इनमें से ही आएगा।
एक ऑप्शन हमारा कट गया क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतर आता तो पूर्व आता, देशांतर आता तो यहां पर देशांतरीय विस्तार पूछता ना, तब पूर्व आता, जब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। लेकिन हमें क्या पूछा, अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो चलिए अक्षांशीय विस्तार आपको बताता हूं। तो कितना है भारत का अक्षांशीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हमें देशांतरीय विस्तार पूछा होता तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये एक डैश लगा रखे है ना ऊपर, ये देखिए जिस प्रकार ये लगा रखी है, ये लगा, इसका अर्थ होता है मिनट, और ये क्या है डिग्री, ये क्या है डिग्री, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, तो क्या है हमारा देशांतरीय विस्तार है। क्या है, देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है हमारा, अक्षांशीय विस्तार हमारा भारत का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये है अक्षांशीय विस्तार। अब आपसे एक बात और भी पूछी जा सकती है, इसका तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आपसे पूछी जा सकती है, जिस प्रकार राजस्थान में पूछी जाती है ना कि भारत की उत्तर से, जिस प्रकार भारत की उत्तर से दक्षिण की, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, यानी इस प्रकार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये पूछी जा सकती है ना, तो कितनी है, ये है 3214 किलोमीटर। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है, तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, 3214 किलोमीटर। अब आपसे ये पूछ ली तो ये भी आपसे पूछ सकता है ना एग्जामिनर, क्या इस प्रकार, ये बताइए पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, तो 2933, 2933, दोनों क्या है 33 है, 2933 यानी 2933 यानी 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई और चौड़ाई हो गई। आपको अक्षांशीय विस्तार बता दिया, देशांतरीय विस्तार बता दिया, और आपको उत्तर से दक्षिण बता दी, चौड़ाई लंबाई बता दी, और दक्षिण पूर्व से पश्चिम चौड़ाई बता दी। अब थोड़ी सी और बातें याद रख लीजिए। देखिए व्याख्या बताई जा रही है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या ये, और यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और उत्तरी पॉइंट पूछ ले कि एकदम उत्तरी पॉइंट कौन सा है, भारत का उत्तरी पॉइंट पूछ ले कि ये उत्तर में जो जम्मू कश्मीर में पॉइंट है ना, जो सबसे उत्तर में, उस पॉइंट का नाम क्या है, तो उस पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल इस पॉइंट का नाम है। याद हो गया ना, इंदिरा कोल। और सबसे जो नीचे मुख्य भूमि पर जो बिंदु स्थित है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कैप कैमोरिन। क्या, कैप कैमोरिन, जो कहां पर है, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कैमोरिन। ये तो है मुख्य भूमि पर। लेकिन आपसे पूछ ले मुख्य भूमि से दूर जो कहां पर है, अंडमान और निकोबार में स्थित है, उसका क्या नाम है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो कौन सा हो जाएगा, गोहर मोती। कौन सा, गुहार मोती, या गोहर मोती कह दीजिए, या गोहार मोती कह दीजिए, ये इसका नाम हो जाएगा, जो कहां पर है, सरक्रिक गुजरात में स्थित है। और पश्चिमी के छोड़कर आपको पूर्वी भी पूछा जा सकता है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा की बिथु। क्या हो जाएगा, कि बिथु हमारा पूर्वी बिंदु हो जाएगा। बस इतनी व्याख्या यहां पर याद रख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या बताया, अक्षांशीय विस्तार बताया, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तर हो जाएगा हमारा अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद आपको क्या बताया, देशांतरीय विस्तार बताया, कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में आपको बताया था। उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताई, कितनी है टोटल, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई बताई आपको कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। अब उसके बाद आपको बताया कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल है। क्या है उत्तरी बिंदु,
इंदिरा कॉल जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद आपको दक्षिणी बिंदु बताया, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि पर कैप कैमोरिन जो कहां पर है, कन्याकुमारी पर मुख्य भूमि पर स्थित है। और मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो कहां पर है, अंडमान और निकोबार में स्थित है। उसके बाद आपको पश्चिमी बिंदु बताया, गोहर मोती है जो कहां पर है, सरकरिक गुजरात में स्थित है। उसके बाद आपको पूर्वी बिंदु बताया कौन सा, किबिथु जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बस इतना याद कर लीजिए सामान्य परिचय, आपको कथन निष्कर्ष में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। किसी भी प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा ले, आपका क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें इतनी व्याख्या क्यों बता रहे हो आप, 20 मिनट में हमारे 4 ही क्वेश्चन हुए। 4 क्वेश्चन नहीं हुए प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको मैं अलग अलग कर लाता ना कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो भी आप इतने समय में ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। आपको ला देते हैं, कहते हैं ना कि 200 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में, वो उससे अब काम नहीं चलेगा। लास्ट के 10 दिन होते हैं ना, उसमें ऐसा किया जाता है। अब तो हमारे पास 20 दिन शेष है, अभी तो 20 दिन है ना कम से कम, तो 10 दिन तो हम फुल व्याख्या सहित पढ़ेंगे। और उसके बाद 10 दिन बचेंगे, लास्ट के 5 दिन बचेंगे ना, उसमें फटाफट क्वेश्चन कर देंगे, सभी क्वेश्चन कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है हमें, जन गण मन। जन गण मन हमें दे रखा है जो क्या है, राष्ट्र का गान। राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान, तो ये है राष्ट्रीय गान। क्या है, राष्ट्रीय गान है कौन सा, जन गण मन। कौन सा, जन गण मन क्या है, राष्ट्रीय गान। जो कब गाया गया था, ये पहली बार प्यारे विद्यार्थियों कब गाया गया था, 27 दिसंबर। इंपॉर्टेंट, एक एक तारीख इंपॉर्टेंट। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कलकत्ता, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। कौन सा, राष्ट्रीय गान। और इसको आधिकारिक रूप से संविधान सभा ने कब स्वीकार कर लिया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी लगा लीजिए स्टार। 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया था। पहली बार कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। किसको, राष्ट्रीय गान को। कौन सा, जन गण मन को गाया गया था। और इसकी बात करें आधिकारिक रूप से तो 24 जनवरी 1950 को। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। याद हुआ राष्ट्रीय गान, आपको सारा आपको बता दिया कि पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी, संविधान सभा के द्वारा, तो 24 जनवरी 1950 को। किसके द्वारा इसकी रचना हुई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी रचना की गई। तो ये तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग नहीं है, तो क्या है, राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक नंबर तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की बात करें तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये क्वेश्चन किस में आया था, एलडीसी में आया था। देखिए एक क्वेश्चन, व्याख्या इतनी, क्वेश्चन अनेक। कितने एग्जामों में पूछा गया होगा राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी, लेकिन अलग से क्वेश्चन नहीं, इसी में आपको सारा समावेश कर दिया गया है। तो वंदे मातरम की बात करें जो एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया, रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी। और इसको पहली बार कब गाया गया था, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। अब देखिए शिविर पंचांग, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये क्या है, राष्ट्रीय गीत है। क्या है, राष्ट्रीय गीत। और ये क्या था, राष्ट्रीय गान था। हमें पूछा है राष्ट्रीय पंचांग, तो इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, राष्ट्रीय शक। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान पुलिस में पूछा गया कि किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो अब आपसे पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है ना,
उसे कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का डॉल्फिन हो जाएगी। और इसे कब घोषित किया गया? 1990 में, 2000 में, 2003 में या 2009 में। तो इसे घोषित किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। कब? 2009 में। अब एक परियोजना भी आती है, एक प्रोजेक्ट आता है, उसका नाम क्या था? गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट एक आता है। और ये कब आता है गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट? गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट आता है 2021 में। कब आता है? 2021 में। और ये डॉल्फिन मछली है ना, इसको रेड लिस्ट में यानी रेड डाटा पुस्तक में कब शामिल कर लिया गया था? तो 1996 में इसे रेड लिस्ट सूची में डाला गया था। किसको? डॉल्फिन मछली को। देखिए सारी व्याख्या बता दी ना डॉल्फिन से संबंधित। गंगा नदी में मिलेगी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ये, 2009 में इसे घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2021 में चलाया गया था। इसे रेड लिस्ट में कब शामिल किया गया? 1996 में किया गया। अब कथन चाहे निष्कर्ष पूछे एग्जामिनर, चाहे कथन पूछे, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डॉल्फिन के बारे में सारी बातें आपको बता दी। अब चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग का प्रतीक क्या है? देखिए सामान्य जानकारी है। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और ये पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। ये सामान्य जानकारी है तो इनको भी आपको पढ़ना होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए कि किस प्रकार है सत्य, साहस और बलिदान, समृद्धि या दृढ़ निश्चय का। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय गान की बात कर ली हमने, राष्ट्रीय गीत की बात कर ली, राष्ट्रीय जलीय जीव की बात कर ली। अब हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। इसमें रंग कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर ही ऊपर केसरिया रंग होता है, जो किसका प्रतीक होता है? साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। उसके बाद कौन सा रंग होता है? सफेद रंग होता है, जो किसका प्रतीक होता है? जो शांति का प्रतीक होता है। शांति और किसका? सत्य का प्रतीक होता है। उसके बाद हरा रंग होता है, तो हरा रंग किसका प्रतीक है? भूमि की उर्वरता और किसका प्रतीक? वर्दी का प्रतीक होता है। ये किसका? हरा रंग। बीच में क्या होता है? चक्कर होता है, जिसमें 24 तिलियां होती है। क्या? 24 तिलियां होती है। और 24 तिलियां क्यों की गई है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। यानी ये देश कभी नहीं रुकने वाला, हमेशा आगे बढ़ने वाला। इसी कारण तो इसके बीच में क्या है? 24 तिलियां हैं। साहस और बलिदान कहा गया। और अब आपको मैं बता देता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था आधिकारिक रूप से? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन तो आता है ना, कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? पॉलिटी में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन तो हर बार ही आता है, लगभग आपने देखा होगा। तो 22 जुलाई 1947 को। और इसकी डिजाइन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया। तो ये भी याद रख लीजिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहस और बलिदान। अब देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसकी व्याख्या आपको मैंने बता दी है। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया कि भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से? मित्र परगम छाजार। मित्र परगम छाजार बोले तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये 8 राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा गुजरती है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? और अनंत बार ये क्वेश्चन आने की संभावना है।
मध्य प्रदेश से गुजरती है? जी श्रीमान गुजरती है। महाराष्ट्र से गुजरती है क्या? नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश से गुजरती है कि नहीं गुजरती। आंध्र प्रदेश से गुजरती है क्या? नहीं गुजरती। तो इन दो राज्यों से तो कौन सी रेखा गुजरती है पता है ना आपको? भारतीय समय रेखा गुजरती है। भारतीय समय रेखा गुजरती है। ICT 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा गुजरती है ना। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्राप्त करता है? दिसंबर में बात कर रहा है, और दिसंबर में क्या होती है? सर्दी होती है। और इस समय क्या होगा? सूर्य कहां पर स्थित होगा? सूर्य स्थित होगा मकर रेखा पर। कहां पर? मकर रेखा पर होगा या भूमध्य रेखा पर? तो ये सूर्य होगा भूमध्य रेखा पर, यानी बीच में होगा। तो देखिए लेह में पड़ेगी? नहीं। तो यहां पर सूर्य कहां पर पड़ेगा? क्या कोलकाता में? नहीं। क्या पुणे में? नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? कन्याकुमारी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कन्याकुमारी। क्यों आया पता है ना? जिस प्रकार हमारा भारत है, इस प्रकार मान के चलिए। एक बार थोड़ा सा रफली मैं बना लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, भारत का मैप आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। थोड़ा सा कोई गलती हो जाए तो क्या करना, ये थोड़ा सा इधर से सही नहीं बना, कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों। ये मान लीजिए क्या है, हमारा भारत है, नीचे से ऊपर से और आ जाएगा। यहां पर क्या जम्मू कश्मीर हमारा, यहां पर जम्मू कश्मीर आ जाएगा। तो कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। ये लीजिए यहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। राजस्थान के कुछ हिस्सा, यहां पर मिजोरम, यहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से। और नीचे क्या है? नीचे है हमारी यहां पर भूमध्य रेखा। कर्क रेखा से नीचे क्या है? भूमध्य रेखा। नीचे भारत से होकर नहीं गुजरती, नीचे क्या है? भूमध्य रेखा है। और उससे नीचे भी क्या है? उससे नीचे है मकर रेखा। अब सूर्य यहां पर कर्क रेखा पर तो कब होता है? कर्क रेखा पर तो तब होता है कब? गर्मियों में, यानी जून के महीने में होता है। जून के महीने में इस पर होगा। अगर इस पर होगा, जून महीने की बात करता, तो यहां पर सर्वाधिक प्रकाश पड़ता। लेकिन अब कहां पर है? भूमध्य रेखा पर नीचे। तो देखिए प्रकाश कहां पर पड़ेगा? दूर वाले क्षेत्र पर पड़ेगा या पास वाले? तो पास वाले क्षेत्र पर, यानी नीचे नीचे यहां पर जो कौन सा है वहां पर पड़ेगा। तो कन्याकुमारी पर प्रकाश पड़ेगा ना सर्वाधिक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कन्याकुमारी। क्योंकि कोलकाता यहां पर पश्चिम बंगाल में है, तो यहां पर कन्याकुमारी से कम। लेह में तो सबसे कम ही पड़ेगा प्रकाश, कब? दिसंबर में। और पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, तो यहां पर भी प्रकाश कम पड़ेगा, यानी कन्याकुमारी में सर्वाधिक प्रकाश पड़ेगा यहां पर। कब? दिसंबर महीने में। और गर्मियों की बात आ जाती, तो गर्मियों की बात आ जाती तो जहां जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? मित्र पर गमछा, झार, यानी उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति है। तो देखिए इंदिरा बिंदु पूछा है मैं, और ये आपको मैंने व्याख्या बता दी, बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी ना। आपको फिर से एक बार और बता देता हूं यहां पर। ये लीजिए एक बार फिर से और बता देता हूं मैं। थोड़ा सा यहां पर रफली बना लेते हैं। यहां पर तो आएगा नहीं प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा दोबारा करते हैं यहां से। ये लीजिए अब आ जाएगा शायद। ये छोटा ही बना लेते हैं हम। ये लीजिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है? भारत का मैप है। इस प्रकार लगभग से भारत का मैप होगा। तो देखिए इंदिरा बिंदु हमें पूछा है। क्या पूछा है? इंदिरा बिंदु। अभी थोड़ी टाइम पहले लगभग चौथे क्वेश्चन के आर बार मैंने आपको बताया था कि एकदम उत्तरी बिंदु कौन सा बताया था? इंदिरा कोल बताया था। लेकिन यहां पर क्या इंदिरा बिंदु है, यानी इंदिरा बिंदु पूछा है, न कि कोल पूछा है। और आपको यह भी बताया था अरुणाचल प्रदेश का एकदम पूर्वी बिंदु कौन सा आ जाएगा? यहां पर कीबिथु। और ये पश्चिमी बिंदु भी बताया था। कौन सा है पश्चिमी बिंदु? पश्चिमी बिंदु गोहर मोती हो जाएगा, जो सरकरी गुजरात में है। और मुख्य भूमि पर यहां पर क्या है? कैप कैमोरिन, जो कहां पर है? कन्याकुमारी में। और यहां पर इंदिरा बिंदु जो कहां पर था? अंडमान और निकोबार में। इंदिरा पॉइंट ये बताया था मैंने आपको, इंदिरा पॉइंट। अब आप कहोगे कि सर आपने इंदिरा बिंदु नहीं बताया, इंदिरा पॉइंट बताया था। और पॉइंट का अर्थ ही क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पॉइंट को ही बिंदु कहते हैं ना, पॉइंट को ही क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप में है क्या? नहीं। असम में है क्या? नहीं। लद्दाख में है क्या? नहीं। तो ये कहां पर है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आपको कितनी बताई थी?
ये दूरी पूर्व से पश्चिम तो 2,9,3,3 2,9,3,3। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी बताई थी भारत की? 3,2,1,4 किलोमीटर यानी 3,214 किलोमीटर बताई थी। याद है ना, याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन आ गया स्टेनोग्राफर के एग्जाम में कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए, तो कितना है? 3,2,1,4। उत्तर से दक्षिण पूछे तो ये वाला, तो ये कितना है? 3,2,1,4। और पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो कितना? 2,9,3,3 2,9,3,3। ये तो है पूर्व से पश्चिम और ये है उत्तर से दक्षिण। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और क्या है क्वेश्चन नंबर 14? किस राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है? यानी सबसे बड़ा दिन है वहां पर और सबसे छोटा दिन भी है, उनकी अवधि में अंतर सबसे कम होता है। ऐसा कौन सा स्टेट है, ये हमें पूछा है। तो केरल, पंजाब, असम, राजस्थान। तो राजस्थान और पंजाब है नहीं, असम भी नहीं है, तो बच गया एक केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या बच गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए, केरल बच जाएगा। केवल हमारा राइट आंसर केरल हो जाएगा यहां पर सही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जिस प्रकार हमें राजस्थान में पूछा जाता है ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पंडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली या दवनिया द्वीप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? लक्षद्वीप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप आ जाएगा। और सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा आ जाएगा? बड़ा पूछ ले तो हमारा क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। यहां पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? अब आप क्या करोगे? राजस्थान करोगे, लेकिन राजस्थान तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, राजस्थान तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। फिर आप क्या देखोगे? मध्य प्रदेश देखोगे कि 2 नंबर पे मध्य प्रदेश है, लेकिन श्रीमान इसने तो मध्य प्रदेश ही नहीं दिया। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, आसान जरूर है क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन ने अच्छे लेवल का इसे क्वेश्चन बना दिया। तो इसका सही आंसर हमारा उत्तराखंड आएगा, क्योंकि हमें केरल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा इन 4 में से बड़ा राज्य बताना है। कौन सा बड़ा राज्य है? तो इन 4 में से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। और वैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? हमारा प्यारा राजस्थान, छबीलो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, हमारा प्यारा सा राजस्थान। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा गया है। तो देखिए आपको बताया था कितना है भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अब देख लीजिए कितना अंतर है। तो देखिए 97 से 68 जाए तो कितना बच गया? 97 से 68 जाए तो बच गया 29, लगभग 29 के 4 बार बचता है ना, 29 ही बचता है ना। 8 में से 6 जाए 2, 29। हाँ ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग बचेगा, 29 डिग्री और आगे ये 25 और 7 मिनट है, यानी लगभग 30 डिग्री। कितना? लगभग इनके बीच कितना अंतर है? 30 डिग्री का अंतर। कितना अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री लगभग, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार आपको कौन सा पूछा जा सकता है? अक्षांशीय विस्तार पूछा जा सकता है, जो भी कितना है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी लगभग 30 डिग्री के आर पास है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? केंद्र शासित जो प्रदेश दिल्ली है उसका क्षेत्रफल हमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी नहीं बी आ जाएगा। 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग। कितना? 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 19 ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको। और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम क्या है? कौन सा है? सबसे पहले भारत संघ का संपूर्ण राज्य का दर्जा किसे मिला, उसके बाद किसको मिला, उसके बाद किसको मिला, ये बताना है। तो देखिए नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड को मिला था अरुणाचल प्रदेश से पहले, ये बात सही है, लेकिन सिक्किम को अरुणाचल प्रदेश से पहले
मिला था, न कि अरुणाचल प्रदेश को सिक्किम से पहले। तो अरुणाचल प्रदेश आगे जाएगा, सिक्किम पहले आएगा। फिर क्या है, हरियाणा, तो हरियाणा को तो सिक्किम से पहले मिला था, यानी ये फिर पहले और आ जाएगा, यानी पहले नागालैंड आएगा, उसके बाद हरियाणा आएगा, उसके बाद सिक्किम आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो ऐसा हमें कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब आपके सामने कुछ 10-1 क्वेश्चन और बचे होंगे हमारे, 10 या 18 क्वेश्चन और है, सॉरी कितने, 18 क्वेश्चन और है ऐसे, जो आपको थोड़े से कम लेवल के मिलेंगे। उसके बाद आपको बांग्लादेश के साथ सीमा पूछी जाएगी, चीन के साथ पूछी जाएगी, भारत, नेपाल यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा आ जाएगी, तटीय सीमा पूछी जाएगी, कितनी लगती है और कौन से राज्य कितनी सीमा बनाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद हमारा भौतिक प्रदेश आएगा, जिसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से तो 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और भौतिक प्रदेश से तो मान के चलिए अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं ना इंडियन जियोग्राफी के, तो 3 क्वेश्चन तो केवल भौतिक प्रदेश से पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर देखिए, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो वो है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। अब चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे एक नए शानदार मोटिवेशन पर, और मोटिवेशन देखिए कितना शानदार है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। किससे वादा किया है, मैंने खुद से वादा किया है कि न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, हौसला नहीं हारूंगा। और इस पर एक और याद आ गई प्यारे विद्यार्थियों, एक और सुन लीजिए मोटिवेशन, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मंजिल पाने का मजा आने वाला है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21, और क्या है क्वेश्चन नंबर 21, डुरंड लाइन निम्नलिखित में से कौन से 2 देशों के बीच सीमा रेखा है। डुरंड लाइन, कौन सी लाइन, डुरंड लाइन तो देख लीजिए किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। कौन सी है, भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद हमारा एक सेकंड, क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है हमें, उसके बाद दे रखा है हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्या दे रखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये क्या है, सही, क्योंकि इनके बीच कौन सी रेखा, डुरंड लाइन स्थित है। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा, मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैक-मोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, और इसके बीच कौन सी, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, शानदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है हमारा, 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील तक की दूरी तक है। यानी भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा पूछी हमें समुद्र तट से कितनी दूरी पर है। यानी ये हमारा दक्षिणी क्या है, भारत है ना, तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, समुद्र। तो यहाँ पर पूछा है प्रादेशिक जल सीमा से, ये प्रादेशिक जल सीमा है, तो इससे समुद्र तट के कितने समुद्री मील तक है, यानी इसके अंदर कितनी दूरी तक और है, तो वो आ जाएगा 12 मील। क्या आ जाएगा, 12 मील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। देख लीजिए यहां पर ये बातें यहां पर बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। निकटतम, तो अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, तो सबसे निकट में कौन सा आ जाएगा, अगरतला आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, अगरतला निकटतम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी देखिए ये आपको बताई थी, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा, कौन सी रेखा, मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर में, उत्तर सीमा पर खींची गई। उत्तर सीमा पर, जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो उत्तर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है,
हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। क्या हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको करने होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक दो क्वेश्चन, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे ना 30 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? सभी को पता होगा ना, सियाचिन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नहीं, अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेन टाइम में कितना अंतर है? तो कितना है? 5.5 घंटे, यानी 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तो अभी आपको बताया था इंदिरा पॉइंट स्थित है कहां पर है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मैकमोहन रेखा किन किन दो देशों के बीच स्थित है? ये भी आपको बता दिया, भारत और चीन के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये लीजिए कि भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? तो देखिए कौन से नहीं जुड़ी हुई है, देख लीजिए एक बार हम आपको बता ही देते हैं किस किस से जुड़ी हुई है। ये लीजिए यहां पर ये हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा, ये लीजिए नीचे दक्षिण में ये चले गए, उसके बाद उत्तर में ये मान लीजिए हमारा क्या है, भारत का मैप हो गया। और देखिए यहां पर किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान की सीमा लगती है। उसके बाद किसकी सीमा लगती है? यहां पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है। यहां पर किसकी? चीन की सीमा लगती है। किसकी? चीन की। यहां पर किसकी सीमा लगती है? नेपाल की सीमा लगती है। और यहां पर एक भूटान की सीमा भी लगती है। उसके बाद यहां पर म्यांमार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यांमार आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? यहां पर बांग्लादेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा। स्थलीय सीमा देखिए पाकिस्तान के साथ लग गई, नेपाल के साथ लग गई, भूटान के साथ लग गई, लेकिन मालदीव के साथ क्या नहीं लगती? हमारी स्थलीय सीमा नहीं लगती, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, मालदीव के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? कितने देशों से जुड़ी हुई है? सबसे पहले आपको बताया पाकिस्तान के साथ, उसके बाद क्या बताया? अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद किसके साथ? चीन के साथ, फिर नेपाल, फिर भूटान, उसके बाद कौन सा बताया था? म्यांमार बताया था, और एक लगती है श्रीलंका के साथ। इसी के साथ लगती है ना, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितने? 7। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सर्वाधिक किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है भारत की, और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे कम अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के लगभग मध्य में से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो कौन सी है? भारत में कर्क रेखा। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन, और ये सारे जो भी क्वेश्चन है ना सारे पूछे गए हैं। जो भी जैसे आ गया ना सीमा पूछिए, कुछ भी पूछा हो, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, A to Z आए हुए हैं। किसी में तो मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन आया हुआ है LDC एग्जाम में, किसी में मैंने नहीं लिखा, तो यानी ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा है क्या कहते हैं उसे? 3 तरफ जल से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और भारत किस में आता है? प्रायद्वीप में ही आता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 35, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में,
मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? तो कहां पर स्थित है ये? अरब सागर में स्थित है। कहां पर? अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती, वो हमें बताना है। असम की, नागालैंड की, भूटान की या मणिपुर की? तो कौन सा है ऐसा राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्यों भूटान? क्या है यहाँ पर? भूटान कैसे आ सकता है? अभी हमें यहाँ पर राज्य क्षेत्र पूछा है। क्या है? राज्य क्षेत्र। ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो वह क्षेत्र आना चाहिए, राज्य क्षेत्र मत लिखिए। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अब आ जाएगा मणिपुर, क्योंकि राज्य मणिपुर की भी नहीं लगती और भूटान की भी नहीं लगती। भूटान तो क्या है? भूटान एक देश है। क्या है? राज्य नहीं, देश है। क्या है? एक देश है, अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा ये तो ये दोनों है। तो यहाँ पर क्षेत्र या केवल क्षेत्र रहने दीजिए, तब मणिपुर आ जाएगा। मणिपुर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। कितनी बार आ गया इंदिरा पॉइंट, लेकिन इसके अन्य नाम भी याद रखने हैं। पार्सन पॉइंट, बिल्कुल सही, इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। लाहीचिंग पॉइंट ये भी कहा जाता है। पिगमेलियन पॉइंट ये भी कहा जाता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, जो कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्या है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी, मुख्य भूमिका पूछा है। मैं क्या पूछा है? मुख्य भूमिका पूछा है, न कि दक्षिणतम। मुख्य भूमि से दूर नहीं पूछा, तो क्या आ जाएगा? कैप कैमोरिन आ जाएगा, न कि इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु क्या? मुख्य भूमि से दूर है। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन कैप कैमोरिन क्या? मुख्य भूमि पर स्थित है दक्षिणतम बिंदु, जो कहां पर है? कन्याकुमारी में। यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, कैप कैमोरिन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट मोटिवेशन। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना मेरे दोस्त इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। शानदार लाइन है, जीतेंगे हम ये वादा कर लीजिए। पहली क्लास आपकी बहुत ही अच्छी रही होगी। अगर आपको पहली क्लास अच्छी लगी है ना, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसे दबाने के बाद आने वाली जो भी क्लास है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप क्लास अच्छे तरीके से देख पाएंगे। और क्लास वास्तव में अच्छी लगी हो कमेंट करके भी बताना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है। और कल का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? कल का टॉपिक ये लीजिए, क्या है कल का टॉपिक? देख लीजिए, कल का टॉपिक हमारा रहने वाला है भारत के राज्यों की अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय स्थिति। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, यानी सभी आ जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय भी आ जाएंगे, अंतरराज्यीय भी आ जाएंगे। कल सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और रहने वाले हैं, आज से भी ज्यादा इंपोर्टेंट कल का सेक्शन, उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट अगले आने वाला सेशन रहने वाला है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी संख्या बढ़ती चली जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।